ये मुद्दे तो कांग्रेस के विपक्ष की ओर से उठ नहीं रहे हैं। तो ये लड़ाई आधे अधूरे मन से लड़ी जा रही है। खुद के ही एजेंडा को लागू करने में कांग्रेस उतनी तत्परता, उतनी मजबूती अभी नहीं दिखा रही। पूछा जाए कि आप जाति और अस्पृश्यता मुसलमानों की देन है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? उसको चिपकाए काहे बैठे होंगे? मैला ढोने की घृणित प्रथा अभी तक समाज में चल रही है और फिर उसका दोष भी हिंदू धर्म को नहीं देना, उसका दोष भी इस व्यवस्था को नहीं देना। तो दोष देने के लिए मुसलमान मिल गए, बाद में ईसाई मिल गए। ये इसका लुबुलुआब ये है कि किसी न किसी तरह से जातिगत जनगणना के प्रभाव को समाज से रोका जा सके। नारद संहिता, वैश्यदेही संहिता, इनमें क्लियर कट दिया गया है कि ये जो जाति व्यवस्था में निचली जातियां हैं, ये उच्च जातियों के नजदीक नहीं आना चाहिए। जाति जनगणना और आरएसएस, जाति जनगणना और बीजेपी। जाति का सवाल एक बार बहुत ही प्रमुख सवाल बनकर फिर उभरा है। वर्ण, जाति और अस्पृश्यता, इस पे हजारों किताबें लिखी गई, हजारों। खास तौर से विदेशी स्कॉलर, अंग्रेज जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने हटन का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहता हूं कि उन्होंने जाति को लेकर कितना लिखा है। लेकिन 3 किताब और मैं रेफरेंस देना चाहता हूं। सुविरा जसवाल, कास्ट, इट्स ओरिजिन, फंक्शन, डायमेंशन ऑफ चेंज। आर एस शर्मा, सोशल चेंजेस इन अर्ली मिडिएवल इंडिया, और हटन का नाम मैंने पहले ले ही लिया। लेकिन वी एन झा की भी एक किताब, जिसका ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी पे उन्होंने लिखा है, आईसीएचआर में थे वो, अब तो शायद नहीं है वो। ये तीनों किताब देखने की जरूरत है। संदर्भ ये है कि आजकल आरएसएस एक खास नैरेटिव बनाने के चक्कर में, क्या नैरेटिव है बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कास्ट पर क्या टेक था, एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क पहले दे दूं। उन्होंने लिखा है कि किसी हिंदू से, हिंदू यानी सवर्ण हिंदू से पूछो कि अस्पृश्यों के जीवन में कुछ सुधार आ रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है? तो लबुलुआब वो बोलेगा जिसे आप सुधार कहते हैं, वो हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। और इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो वो धर्म शास्त्रों में। ऋग्वेद के 10th मंडल में वर्ण की उत्पत्ति का मिथिकल ब्रह्मा से कैसे क्रिएट हुआ आया है। उसका स्लोली आप चलेंगे तो वर्ण से जाति बनी और अस्पृश्यता 4th सेंचुरी बीसी के आसपास आई। डॉक्टर अंबेडकर ने जब जाति का विनाश लिखा तो उन्होंने लिखा कि इनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। 1935 में 35-36 में किताब आई थी, उसका रेफरेंस मेरी आने वाली किताब में हमने दिया है, तो वो क्यों ऐसा कह रहे थे। अभी आरएसएस एक खास तरह के नैरेटिव बनाने के चक्कर में कि जाति हमारे यहाँ थी नहीं, अस्पृश्यता थी नहीं, तो वो मुसलमान आए। कुछ लोग अंग्रेजों को भी दोष देते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, तो जिसको मर्जी आप दोष दे लें कि मुसलमानों की वजह से यहाँ अस्पृश्यता आई, चवर वंश, तमाम इस तरह की चर्चा आप देखे होंगे। एक किताब भी 4 वॉल्यूम में आई थी। अभी पांचजन्य में एक लेख छपा है। इसलिए जरूरी है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आई, इसको विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। मेरे पास कई पुराण रखे हुए हैं, उसमें से भी पढ़ के कभी बता दूंगा। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जो मिथक झूठ फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करना भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं अम्बेडकरनामा पर, लगातार आप इनको सुन रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर जाति की उत्पत्ति कैसे, कहाँ हुई। और डीएन झा ने एक किताब लिखी थी, मिथ ऑफ होली काउ, मेरे गुरु रहे और उन्होंने मुझे धन्यवाद में मेरा नाम भी लिखा है। उनके लिए मैं काम कर रहा था उस समय, स्टूडेंट था उस समय, एमफिल का स्टूडेंट था। तो उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं उस किताब में, कभी उस किताब पे चर्चा। और लेकिन सीधे पुनियानी साहब के पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लीला क्या है। क्या जाति जनगणना से डर गई है आरएसएस, बीजेपी? इसलिए जाति के पूरे अवधारणा को धूमिल करने की दिशा में लगी हुई है। स्मृति लिटरेचर, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, क्या उसमें जाति अस्पृश्यता नहीं है? ये सब जानना जरूरी है क्योंकि मुस्लिम शासक तो पहले आए सिंध प्रांत में 7वीं-8वीं शताब्दी में, फिर 1206 में फिर गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन उसके पहले के साहित्य, बौद्ध साहित्य को भी जानना जरूरी है। जैन साहित्य क्या कर रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, ये इसी पे विस्तार से चर्चा होगी। स्वागत सर।
मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है, अब फ्लोर आपका है। जी। पहले तो आपने जो प्रस्तावना रखी है, उसमें बहुत सारे मुद्दों को सही तरीके से लिया है और इसी में जोड़ते हुए मैं ये कहूँगा कि भारत की जाति व्यवस्था का जो उगम है, वो बहुत पुराना है और उसमें इसके जैसे आपने कहा कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, बाद में नारद संहिता, वैशरही संहिता, इनमें क्लियर कट दिया गया है कि ये जो जाति व्यवस्था में निचली जातियां हैं, ये उच्च जातियों के नजदीक नहीं आना चाहिए जी। और यहीं से छुआछूत की शुरुआत होती है और इन दोनों रचनाओं में ये कहा गया है कि जो चांडाल है, चांडाल का एक कर्तव्य ये भी है कि वो समाज का मैला ढोएं, समाज को मैला, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग आज हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए ये मुगल राजाओं को और मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। दोनों किताबें, नारद संहिता, वैशरही संहिता, ये बताते हैं कि इन जातियों का काम ये भी है कि ये समाज की जो मैला है उसको साफ करें। तो अब सवाल तो उठ रहा है कि पिछले कुछ दशकों से ये मामला काफी ऊपर आ गया है और ये मामला ऊपर आने की मैं पहले तो यही से बता दूं कि जैसे ज्योतिराव फुले ने पहले इसको उठाया, दलितों के लिए स्कूल खोले, सावित्रीबाई जी ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और बाबा साहब ने तो फिर इतने संगठन बनाए एक के बाद एक, जिनका उद्देश्य समता को प्राप्त करना था और उसके कारण जो सामाजिक आंदोलन चला उसने काफी प्रभाव डाला और उसके चलते बाद में छुआछूत के विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान बाबा साहब की तर्ज पर महात्मा गांधी ने भी छेड़ा, जिसका एक व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ा। अब सवाल तो यही है कि संविधान में आरक्षण की सुविधा दे दी है, 10 साल के लिए दी थी, पर उसको सही से लागू नहीं करते, इसलिए हर 10 साल उसको बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि एक बार आप ईमानदारी से उसको लागू कर दें तो उसका प्रभाव काफी होगा और आगे फिर उसे देने की इसको जरूरत नहीं है। और हुआ ये क्योंकि इसको लागू करने वाले भी सवर्ण थे, तो उन्होंने जो इसको लागू करने में कई ऐसे दोष लगाए जिससे जाति व्यवस्था को नष्ट करने में जितना प्रभाव होना था वो नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि भले ही रिजर्वेशन आरक्षण के मामले को थोड़े तरीके से लगाया गया, 1980 तक एक बड़ा तबका आया या छोटा तबका आया जो आरक्षण का लाभ ले रहा था। तो 1980 में अहमदाबाद में पहली बार दलितों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया जिसकी परिणति दंगों में हुई और बहुत सारी दलित बस्तियों को जलाया गया 1980 में और उसका मुख्य कारण था ये अफवाहें कि ये दलित तो सरकारी दामाद हैं, इनको बिना कोई मेरिट के इनको नौकरियां मिल रही है, शिक्षा में स्थान मिल रही है। 1980 की बात। फिर 1985 आया। 1985 में ओबीसी का जो प्रमोशन का सवाल था कि उनको प्रमोशन मिलेगा और इसके खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ फिर से दंगे हुए 1985-86 में और वो भी इनके विरोध में थे। अब इसी बीच जो दूसरा मामला आया 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। अब मंडल कमीशन को लागू करने के बाद ये मुद्दा पूरी तौर से सत्ता पर आ गया, तो सवर्ण समाज क्या करेगा और उसको रिप्रेजेंट करने वाली बीजेपी, आरएसएस क्या करेगी? उसका डायरेक्टली विरोध किया तो चुनाव में असर पड़ेगा। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता था कमंडल का, कि जो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उसको और मजबूत किया गया, जिसकी परिणति एक तरफ तो बाबरी मस्जिद के ढाने में हुई और दूसरी तरफ से मंडल कमीशन के जो परिणाम होने वाले थे उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज इन्होंने रख दी। अब ये बात चल तो रही है, थोड़ा बहुत आरक्षण का अपर लिमिट, और इस 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने मजबूती से जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की पर वो अपने राजनीतिक कारण से एनडीए में शामिल हो गए। कर्नाटक में जातिगत जनगणना की और उन्होंने उसको कोई लागू नहीं किया। अब इसके चलते अभी राहुल गांधी का मजबूती से इसको एक मुद्दा बनाना और मेरे अंदाज से इस चुनाव में उसका प्रभाव पड़ा नतीजों पर, जो अभी हमने देखा कि बीजेपी की ताकत कम हो गई, कांग्रेस की पहले से सुधर गई, इंडिया अलायंस बन गया, इंडिया अलायंस की सब जो विरोध की संख्या थी काफी बेहतर हुई। अब एक तरफ से तो
सतही तौर से अभी तक शुरू में आरएसएस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया और बीजेपी इसके बारे में खामोश थी। अब उनको इसके बारे में भी जवाब देना है। तो अगस्त के पांचजन्य में एक शंकर नाम के व्यक्ति हैं, एच शंकर, उन्होंने जी। लेख लिखा कि ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये हमारी जो व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें व्यवधान डालने के लिए लाया गया है। क्योंकि जातिगत जनगणना ये मिशनरियों के आंखों में चुभी और उन्होंने पहचान लिया कि व्यक्ति का जो धर्म से संबंध है वो जातियों के माध्यम से है, व्यक्तियों का धर्म जातियों के माध्यम से है। ये एक मिशनरी को वो कोट किया उन्होंने और उन्होंने कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लॉर्ड ह्यूम थे, उसी के वंशजों के रूप में कांग्रेस जातिगत गणना का सवाल ले रही है। देखिए कितना मजेदार उन्होंने इसको जोड़ा कि जो लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया, ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष में नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस ने किया। अब ये बता रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रूल, लॉर्ड ह्यूम के उत्तराधिकार के रूप में कांग्रेस इसको फिर से उठा रही है। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ से ये कहना कि जातिगत जनगणना जो है उसने हिंदू समाज को एक मजबूती दी, दूसरी तरफ से कांग्रेस जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश की एक उत्तराधिकारी ये है एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि ये जो मुगल आए, पहले मुस्लिम आए, वो तो जनरल वर्ड यूज करते हैं, पहले जो मुस्लिम आए उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करना चाहा और उनको उन्होंने गंदे काम दिए, जैसे गाय की गाय को ये करना, मैला साफ करना, उन्होंने ये काम किए। और इन्हीं लोगों ने जो लोग कन्वर्शन करने को मना किए, जिन्होंने रिफ्यूज किया, उनको समाज में मैला ढोलने का काम दे दिया। अब ये इनकी थ्योरी देखिए, और ये कहते हैं कि इस प्रकार से मैला ढोने का उल्लेख जो है वो पहले के ग्रंथों में कहीं नहीं है। अब झूठ बोलने की भी हद होती है। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारे तथाकथित या धर्म ग्रंथों में जो है वो, जैसे आपने ऋग्वेद का उदाहरण दिया, नारद संहिता, वैष्णवी संहिता, मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम, पर उसमें तो क्लियर कट उल्लेख है कि छुआछूत की उत्पत्ति कैसे हुई, कि निम्न जातियां उच्च जातियों के करीब नहीं जा सकती, और निम्न जातियां, इनका काम है कि समाज में साफ सफाई रखना, मैला ढोना। ये कहाँ से आ गया? ये तो इन्हीं के ग्रंथ है। और जब इस प्रकार की बात आती है तो इससे पल्ला झाड़ के अंदर के दोषों को सब दूसरों पर डालने की इनकी आदत है। दोष अंदर है समाज के, उंगली बाहर उठा रहे हैं। दोष अंदर है कि भाई हमारे समाज की व्यवस्था में ही था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और उसमें ये लोग मैला ढोने का काम करेंगे। तब उन्होंने उल्टा फिरा घुमा के कह दिया कि ये तो मुसलमानों ने समाज पे लादा, मुसलमानों ने समाज पे लादा। तो यही ये पांचजन्य इनका मुख पत्र है। ऑफिशियल तो नहीं है पर अनऑफिशियल मुख पत्र तो है। तो वो ये लेख, मुझे लगा इस लेख पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि ये लेख बीजेपी आरएसएस की राजनीति को समझाता है कि वास्तव में वो जातिगत अंदर से वो जातिगत जनगणना के विरोध में है। अंदर से उन्हें कोई समस्या नहीं है कि मैला ढोने की घृणित प्रथा अभी तक समाज में चल रही है, और फिर उसका दोष भी हिंदू धर्म को नहीं देना, उसका दोष भी इस व्यवस्था को नहीं देना। तो दोष देने के लिए मुसलमान मिल गए, बाद में ईसाई मिल गए। तो ये इसका लुबोलुआब ये है कि किसी न किसी तरह से जातिगत जनगणना के प्रभाव को समाज से रोका जा सके, और वो उनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में बिल्कुल फिट होता है, इसलिए इस बात को फैलाया जा रहा है। उसमें एक बात और है, बार बार ये बात उभर के आती है कि मुसलमान के समय आया। तो मुसलमानों की तो बहुत सारे, आपने बाबरी मस्जिद तो हटा दिए, राम मंदिर बनवा दिए। तो इनसे जी। पूछा जाए कि आप जाति और अस्पृश्यता मुसलमानों की देन है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? उसको चिपकाए काहे बैठे होंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। वो अब इसका ऐसे ही कहेंगे कि भाई मुसलमानों ने इतना गहरा इसको डाल दिया है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आरएसएस बीजेपी की भाषा इतनी चालाक है कि वो कभी खुद पे जिम्मेदारी नहीं लेंगे और उससे मना भी नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए,
हम तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये हम्म। बहुत गहरा है, कुछ तो भी ऐसे जवाब दे देंगे। पर आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपके सवाल में ही जवाब है। सवाल में जवाब ये है कि इनको करना नहीं है। अब 10 साल से शासन में थे और आपने देखा इन 10 सालों में मैला ढोने वाले जो सीवर में उतरते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई। उनको कोई सेफ्टी प्रोविजंस नहीं है और हमारे यहाँ एक जो इस प्रकार का मैला ढोने की प्रथा का विरोध करते हैं, मार्टिन, ये क्या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। गुजरात के हैं। उन्होंने तो, हाँ जी, तो गुजरात के उन्होंने, हैं। जी, मेगासिस तो अवार्ड मिला है उनको। हाँ, तो उन्होंने इसको बहुत महत्वपूर्ण काम को सामने ले गए। बैजवाड़ा विल्सन भी इसमें, गुजवारा विल्सन। हाँ। बैजवाड़ा विल्सन, पर व्यवस्था ज्यों की त्यों है और 10 साल से सरकार ने उसको, इस बात को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। तो लुबोलुआब ये है कि हिंदुत्व की राजनीति इन मुद्दों को गहराई से नहीं लेती, न उसकी कोई इच्छा है। सिर्फ वो लपेट कर कुछ अपनी बातों को बना देते हैं, जो कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा जमा करके अपने झूठ को मजबूत करके सफाई से निकल जाने की इनकी कोशिश। और ऑर्गेनाइजर, ये पंचजन्य का ये इंटरव्यू लेख इसी दिशा में एक कदम है, जो आरएसएस की नींव को, बीजेपी की राजनीति को हमको अच्छे से समझाता है। लेकिन ये आरएसएस प्रमुख का ये कहना कि जाति जनगणना हो लेकिन वो समाज हित के लिए हो, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो। खुद सांस्कृतिक संगठन है और दिन भर राजनीति ही कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही एक राजनीतिक अवधारणा है। तो इस जी, पैराडॉक्स को, इस पे कोई सवाल उस तरह से नहीं उठ रहा है, इस पैराडॉक्स को कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो देश को क्या, देश का माई-बाप है कि वो एजेंडा सेट करेगा? कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। देखिए ये तो बहुत गहरा सवाल है और ये चालाकी की एक पराकाष्ठा है, चालाकी की पराकाष्ठा। खुद को वो कल्चरल संगठन करते कहते हैं, पर वो, मैं तो कहता हूँ कि वो देश की राजनीति, संस्कृति और पूरी चीज़ों को नियंत्रण करते हैं। अब उन्होंने जो ट्रेन किए हुए प्रचारक, स्वयंसेवक हैं, वो तो सब बीजेपी में हैं। वो तो सब विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, एबीवीपी में इनके सब प्रचारक घुसे हुए हैं। तो ये वैचारिक माध्यम से पूरी राजनीति को कंट्रोल करते हैं। और एक सरल सा उदाहरण दे दें, अभी बात चल रही है, जी। इनका इलेक्शन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए। अभी बात चल रही है कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, पर उस बात में केंद्रीय भूमिका किसकी है? आरएसएस की है। कौन फैसला कर रहा है कि बीजेपी के संगठन मंत्री कौन होंगे, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? ये कौन फैसला कर रहा है? ये कोई बीजेपी के अंदर की बात नहीं है। ये बात चल रही है नागपुर में। नागपुर में फैसला हो रहा है, ये जोशी जी अच्छे रहेंगे या वो दूसरे अच्छे रहेंगे बीजेपी के नेतृत्व करने के लिए। और अगर 75 साल का कानून लागू करना है मोदी जी पे, तो दूसरा प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये बीजेपी के अंदर अंदर तो चर्चा का सवाल ही नहीं है। वो एक अथॉरिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। पर बीजेपी का जो नियंत्रक संगठन है, वो आरएसएस है। और अगर बीजेपी राजनीतिक संगठन है, तो उसका नियंत्रक राजनीतिक ही होगा। और इसलिए मैं तो खैर समाजशास्त्री नहीं हूँ, एकदम, मैं इसको एक सुप्रा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ। एकदम, एकदम, एकदम। राजनीति को नियंत्रक, राजनीति का नियंत्रक के रूप में इसने अपने आप को प्रस्थापित कर लिया है। तो इनके कल्चरल वगैरह का है, वो सब एक ढकोसला है। इनके ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपने कल्चर में इनका क्या योगदान है? कल्चर में क्या योगदान है? काली टोपी पहनना, फिर वो अभी तक तो खाकी चड्डी पहनते थे, सफेद शर्ट पहनते थे। देश के कल्चर में तो शायद इन्होंने यही योगदान दिया है। और तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो कल्चर है, जो लोग बनाते हैं, जो आदिवासियों ने बनाया, जो दलितों ने बनाया, समाज के आम लोगों ने बनाया, नुक्कड़ नाटक बनाए, फिल्में बनाई, इसमें इनका क्या योगदान है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। तो कल्चरल ये कहने की बात है। वो कहता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो कल्चर इनका दिखाने का भाग है। कल्चर दिखाने का भाग है और उनके जो खाने के दांत हैं, वह पूरी देश की राजनीति, देश के हर एक पहलू पर अपना नियंत्रण रखना, ये उनका वास्तविक एजेंडा है। आपने जाति जनगणना और राहुल गांधी की बात की और जी, 2 जगह तो इम्पोर्टेंट स्टेट में तेलंगाना और कर्नाटक में उनकी सरकार है।
कर्नाटक में तो कास्ट सर्वे हो भी चुका है और रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ जो है इसको लागू करने में क्या परेशानी है, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी आरएसएस ने पिछले महीने आप ध्यान दिया होगा कि सरकारी कर्मचारी भी अब शामिल हो सकते हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में आरएसएस और जमाते हिंद पे बैन लगा था कि आप नहीं जॉइन कर सकते हैं। तो वो जब जॉइन कर रहे हैं तो ये कांग्रेस या राहुल गांधी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि जॉइन करो लेकिन सब अपना नाम लिखवाओ पहले। ये एजेंडा पे क्यों नहीं आता है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दो, कहाँ क्या है, कैसे लोग आते हैं। तो कम से कम ये तो पता लगे कि ये बाबू जो है ना आरएसएस का आदमी है, शाखा में जाता था। ये मुद्दे तो कांग्रेस के विपक्ष की ओर से उठ नहीं रहे हैं। तो ये लड़ाई आधे-अधूरे मन से लड़ी जा रही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ आपकी बात में पूरी सच्चाई है, पर समस्या ये है कि आरएसएस ने इतना विकराल रूप धारण किया हुआ है कि उसका मुकाबला करने में कई कई कदमों में जाना पड़ेगा, स्टेजेस में जाना पड़ेगा। और पहली स्टेज तो ये है कि बीजेपी को राजनीतिक सत्ता से उतारा जाए और उसी के साथ-साथ ये जो राजनीतिक एजेंडा का वो वादा करते हैं, उसको पूरा करने के लिए इनकी जो राजनीतिक का नेतृत्व है, उसने पूरी तौर से कमर कसना चाहिए। ये आपसे मैं सहमत हूँ कि खुद के एजेंडा को लागू करने में कांग्रेस उतनी तत्परता, उतनी मजबूती अभी नहीं दिखा रही। और इसलिए आप देखिए हिमाचल में ही है ना वो एक मंत्री, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर दुकानों हुँ, पे नाम लिखा जाए, ये किया जाए। तो अब ऐसे मंत्री को तो सस्पेंड करना चाहिए। पर ये अच्छी हुँ, बात है कि मंत्री को समन किया गया है और शायद उस मंत्री को कहेंगे कि आप क्या करो। तो ये क्योंकि हमारी मानसिकता में आरएसएस की जो विचारधारा है, कई लोगों को के अंदर घुसी हुई है और वो शायद खुद भी इससे अवेयर नहीं है कि ये उस आरएसएस की मानसिकता से ग्रसित है। तो एक लंबी लड़ाई के तौर पे लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी होगा कि आरएसएस की मानसिकता क्या है और भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा जो भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी का मिक्सचर है, वो अवधारणा क्या है? इन दोनों के बीच में फ़र्क लोगों तक पहुंचाने की बात है। इसीलिए कांग्रेस कमज़ोर है इन नीतियों को लागू करने में। और खुशी की बात ये है कि जो ट्रेंड है, जो इनका रास्ता था, उसमें थोड़ा बदलाव आ गया है। अभी तक तो इतनी हिम्मत से कोई जातिगत जनगणना की बात भी नहीं करता था। अभी कम से कम बात हो रही है। अभी तक कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, ये बात नहीं करता था। अभी तक कोई इस प्रकार के आरएसएस को इतनी खुलेआम चुनौती कोई नहीं देता था। अब देखिए रतनलाल कि आरएसएस को खुले रूप से नाम लेकर आलोचना करना, ये पिछले कुछ हुँ। सालों में ही और कांग्रेस का हर एक लीडर भी नहीं करता। केवल कुछ हैं जो हिम्मत से इसका विरोध करते हैं। तो राहुल मैं गांधी ये हैं, दिग्विजय सिंह हैं, राहुल गांधी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लग जी। तो थोड़ा इनको शायद वक़्त देना पड़ेगा कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और उनके एजेंडा को लागू करने के लिए हमको ही उन पे प्रेशर डालना पड़ेगा। उनकी आलोचना करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि आपने वादा तो किया, लागू कैसे करेंगे? लागू कब करेंगे? ये बात हाँ, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है शायद उसमें। थोड़ा-सा पीछे ले चलना चाहता हूँ, शायद आपको याद होगा उस समय आप जॉब में आ गए होंगे या रिसर्च कर रहे होंगे। इंदिरा गांधी जी, 1968-69 और बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। लैंड रिफॉर्म, प्रिवी पर्स को खत्म करना, सोशल वेलफेयर के स्कीम सब। उसमें कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी लोग थे जो कि नहीं करने देना चाहते थे। इंदिरा करेक्ट। गांधी ने 2 फाड़ कर दिया पार्टी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर को लीड कर रही थी और जो उनको करना था उन्होंने किया, साइडलाइन किया। क्या आज की कांग्रेस उसमें उस तरह के पॉलिटिकल विल पावर या इंटेलेक्चुअल कैपिटल या विल पावर का एक एक तरह से वो अभाव है क्या? मतलब शायद मुझे ऐसी सवाल ज़हन में आया क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा था ज्ञान प्रकाश की। अभी आई है आपने देखी होगी किताब। इमरजेंसी हुँ, इंदिरा गांधी पे उन्होंने लिखा है किताब। ख़ैर उससे मेरी बहुत कई जगह असहमति है इंटरप्रिटेशन से। लेकिन इंदिरा गांधी ने तो कर दिया, कर दिखाया। उस समय तो गुड़िया की तरह लोग मानते थे। मोरारजी देसाई और बड़े-बड़े नेता थे, समझते थे गुड़िया है जैसे हम चाहेंगे वैसे नचा लेंगे। लेकिन इंदिरा गूंगी गांधी गुड़िया। गूंगी गुड़िया थोड़ा-सा जी। बता दीजिए हमारे दोस्तों को। और क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए? अब मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी को पढ़ा जाना चाहिए फिर से, अपार्ट फ्रॉम दिस इमरजेंसी काइंड ऑफ थिंग। जी। देखिए कई बार
जो इंदिरा गांधी ने उस समय ऐतिहासिक कदम उठाया था, जो कांग्रेस के बड़े-बड़े सत्राप बैठे हुए थे, वो निजालिंगप्पा, मोरारजी जी। देसाई और संजीव रेड्डी, ये उन विचारों वाले थे जो पूंजीवाद को मदद करने वाले थे। और इंदिरा हुँ, गांधी ने वो हिम्मत दिखाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी हटाओ को पूरा तो नहीं कर पाए, पर उसकी तरफ कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए उन्होंने। बैंक नेशनलाइजेशन है, 20 पॉइंट प्रोग्राम है, उसका जितना भी लागू किया, खैर एक उन्होंने अच्छी रूपरेखा बनाई और हुँ, उसके लिए उन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई और ये जो सत्राप थे बैठे हुए बड़े-बड़े नाम, हुँ। उन्होंने निकाल बाहर किया। और ये एक्चुअली मेरे ख्याल से कांग्रेस के जीवन में एक पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। शायद अब आज उसको कैसे करेंगे राहुल गांधी जो अभी कांग्रेस के निर्विवाद नेता हैं, क्या उनमें ऐसी हिम्मत होगी कि पुराने एस्टैब्लिश कांग्रेसमैन जो हैं, जो इस प्रकार के विचारों, जो उनके नए विचार हैं, जहाँ बराबरी की वो बात करते हैं, सबके वेलफेयर की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। तो इनके विरोध वाले जो बड़े नेता हैं, उनको साइड ट्रैक करने की तो ज़रूरत है। अब ये किस तरह से करेंगे या जी। अपनी पार्टी तोड़ेंगे या उनको बाईपास करेंगे, साइड ट्रैक करेंगे, ये मेरे लिए तो कहना मुश्किल है। पर होना चाहिए कि जो राहुल गांधी की राजनीति है, उसको हम पूरा समर्थन दें अंदर से, बाहर से और वो किस प्रकार से अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ये कहना मुश्किल है। चलिए शुक्रिया सर बहुत शानदार बातचीत के लिए और दोस्तों अम्बेडकरनामा पर मन की बात नहीं काम की और ज्ञान की बात होती है और इतिहास के पन्नों से हम लोग कुछ-कुछ निकालते रहते हैं, उस पे चर्चा करते हैं ताकि आपके पास जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका प्रभाव कम हो और ओरिजिनल बात आपके पास ज़्यादा जाए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद रतन लाल, धन्यवाद।